नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यूपी के बाद अब खबर फास्ट आपके लिए लेकर आया है उत्तराखंड स्पेशल, जिसमें आप देखेंगे सियासत और सरकार से जुड़ी हर खबर जिसका जनता से सरोकार है। तो आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में देहरादून से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा रहेगा। कल शाम 7:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। केंद्रीय कैबिनेट से उनकी मुलाकात यहां पर होगी। कैबिनेट मंत्रियों के साथ विकास कार्यों को लेकर मुलाकात पर पूरा फोकस उनका रहेगा। तो उत्तराखंड से बड़ी जानकारी आपको दे दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर आएंगे। कल शाम 7:30 बजे वो दिल्ली पहुंचेंगे और इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात होगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, कल शाम 7:30 बजे दिल्ली पहुंचे थे पुष्कर सिंह धामी और आज उनकी मुलाकात कैबिनेट मंत्रियों के साथ होने वाली है। विकास कार्यों को लेकर मुलाकात पर उनका पूरा फोकस रहेगा, क्योंकि अब उनको हाल ही में उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी गई है और ऐसे में उन्होंने जो अपनी प्राथमिकताएं गिनाई थी उसमें ये एक अहम प्राथमिकता थी कि वो उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाएंगे। और इसी मसले पर आज कैबिनेट मंत्रियों के साथ प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर वो चर्चा करेंगे। और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सीएम बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी का ये दूसरी बार दिल्ली का दौरा है। आज केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, क्या जानकारी मिल पा रही है पुष्कर सिंह धामी के दौरे को लेकर? देखिए प्रीति, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा है। कल देर रात 7:30 बजे यहाँ से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज कई केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है जी। केंद्रीय मंत्रियों से जो है विकास कार्यों के ऊपर कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों को लेकर चर्चा होगी। कैलाश जी, क्या कोई जानकारी कि किन केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है और क्या कुछ अहम चर्चा का विषय इस दौरान रहेगा? प्रीति, जैसे आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है। दिल्ली दौरे में जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होनी है। हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि लगभग 10 साढ़े 10 बजे के लगभग केंद्रीय रेल मंत्री से उनकी मुलाकात होनी है और कई अन्य मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और उत्तराखंड में जो विकास कार्य हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास जैसे कि अब लगभग 6 से 7 महीने का समय बचा हुआ है, चुनाव भी नजदीक है और जो अधूरे विकास कार्य यहाँ पर रह गए हैं उन विकास कार्यों में कैसे तेजी लाई जा सके और उत्तराखंड का कैसे विकास हो सके, इस पर महत्वपूर्ण चर्चा होनी संभव बताई जा रही है। जी, शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तमाम जानकारी के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे इस दौरान रहेंगे चर्चा के दौरान। हालांकि जानकारी ये मिली है कि रेल मंत्री के साथ इस दौरान जो है मुलाकात करेंगे पुष्कर सिंह धामी। इसके अलावा और केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी उनकी मुलाकात होगी, जिसमें उत्तराखंड के विकास के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। चलिए अब उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के सीएम बने पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल की बैठक ली, जिसमें 11 प्रस्ताव आए। इसमें से गन्ना विभाग के 2 प्रस्ताव निरस्त किए गए हैं और इसके साथ ही कैबिनेट में फैसला यह भी लिया गया कि कोविड महामारी के कारण कई जगहों पर भर्ती परीक्षा नहीं हो पा रही है। इसके तहत युवाओं को भर्तियों में 1 साल की छूट दी जाएगी। यह फैसला 30 जून 2022 तक लागू होगा। जो कि पहले फॉर्म भर चुके हैं उन्हीं अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिल पाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 11 प्रस्ताव आए, जिसमें गन्ना विभाग से संबंधित 2 प्रश्नों को विफल किया गया। शेष 1 प्रकरण पर मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया और 8 प्रकरणों पर मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया। उसमें पहला जो कैंपा अधिसूचना के अंतर्गत प्राधिकरण की वार्षिक लेखा 13-14, 14-15, 15-16 और 2016-17 को विधानमंडल के पटल पर रखने की मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी देने का काम किया।
और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार रोड देहरादून स्थित एक स्थानीय वेंडिंग पॉइंट में हरेला पर्व पर आयोजित वृक्ष दान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने विधायकों और अन्य अतिथियों का वृक्षारोपण हेतु उन्हें वृक्ष दिए और लोगों को अधिक से अधिक वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करने को कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 16 जुलाई को उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है। हरेला पर्व के महत्व को बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रकृति के संरक्षण के लिए हरेला पर्व के अवसर पर सभी को वृक्षारोपण करने का संकल्प लेना होगा। बात सियासत की चली है तो अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से फ्री और सस्ती बिजली देने का दाव अब उत्तराखंड में भी चलता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस और आप ने वादों की झड़ियां लगा दी हैं। बीजेपी ने जहां जीतने के बाद 200 यूनिट बिजली हर महीने फ्री देने का वादा किया, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री देने का ऐलान किया। उधर कांग्रेस ने सबसे आगे बढ़ते हुए 400 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा कर दी है। तो कल उनके फिर बाइट आई है उनकी, कल उन्होंने जो है टीवी पे कहा है कि मैंने ये नहीं कहा था कि हम 100 यूनिट बिजली देंगे, बल्कि मैंने तो अधिकारियों से इस बारे में चर्चा और वार्ता करने की कोशिश की। तो हमारा सीधा सीधा ये आरोप है कि जिस प्रकार से इनके पूर्व मुख्यमंत्री बयान देने में माहिर हो रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि जनता चाह क्या रही है, ऐसे इनके मंत्री भी करने लग गए हैं। और आम आदमी पार्टी को देख करके आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता आदरणीय केजरीवाल जी का एक विजिट होने पर ये लोग बौखलाने लग गए हैं और ये 2022 में जनता इनको सबक सिखाएगी। जबकि जो आम आदमी पार्टी का विजन है वो हमारा विजन क्लियर है कि हम लोगों को जिस दिन हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, पहला काम हमारा लोगों को पर मंथ 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम होगा। और वहीं उत्तराखंड में लगातार विधायकों की हेकड़ी दिखाने का मामला सामने आ रहा है। अब वो चाहे सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक हों या फिर विपक्ष पार्टी के विधायक हों। बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा के बाद अब कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने भी अपनी हेगड़ी दिखाने की कोशिश की है। जानकारी के मुताबिक विधायक आधी अधूरी जानकारी के साथ पुलिस थाने पहुंचे और पुलिस कर्मियों को खरी खोटी सुनाते हुए उनके कार्यशैली पर सवाल उठाने लगे। बता दें कि जसपुर इलाके में पुलिसकर्मी द्वारा लड़का लड़की के साथ मारपीट का मामला बताया जा रहा है। मुझे कहीं विश्वस्त सूत्रों से एक जानकारी मिली कि 9 या 10 तारीख की घटना को किसी ढाबे पे 2 बच्चे चाय पीने या खाना खाने जो भी करना है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे जसपुर थाने में 2 सिपाही, एक अमित है, योगेंद्र या नागेंद्र क्या है मुझे नहीं मालूम, ये लोग वहाँ पहुँच गए अचानक। इन्होंने उसके साथ पिटाई की लड़के के साथ, उसे किसी थाने लेके गई है एक व्यक्ति, और एक उनमें से किसी व्यक्ति ने जो अमित नाम का वो लड़की के साथ बदतमीजी की, जो मुझे अभी पता चला। लेकिन मैं जसपुर थाने से पता कर रहा हूँ तो जानकारी नहीं, कुंडा थाने से पता कर रहा हूँ तो जानकारी नहीं। ये मुझे पता है मेरी विधानसभा का है, लेकिन अभी मुझे जानकारी मिली है क्योंकि मैंने सीओ साहब से भी बात की, एडीसी साहब से भी की, आईजी साहब से भी की। एडीसी साहब ने मुझे आश्वस्त किया कि एक के नाम एफआईआर दर्ज हुई है, उन्होंने बताया कि आसिपुर दर्ज हुई है। नई टिहरी स्थित विकास भवन सभागार में विभिन्न रेखीय विभागों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में ग्राम विकास एवं पलायन आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में बैठक हुई है और आयोग के सदस्य पेन्यूली का ये कहना है कि सभी अधिकारी अपने कार्यों को फर्ज समझे, ना कि बोझ। उन्होंने ये भी कहा कि सभी अधिकारी दुर्गम रास्तों वाले गांव के लिए काम करें। देश विदेश से लौट रहे प्रवासियों को वातावरण अनुकूल नहीं मिला तो वो प्रवासी अपनी रोजी रोटी के लिए फिर से पलायन को मजबूर हो जाएंगे। अल्मोड़ा में पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त बिट्टू कर्नाटक ने जरूरतमंदों के लिए खाद्य सामग्री का वितरण किया और किराए पर रह रहे छात्रों को ये सहायता प्रदान की गई। बता दें कि कांग्रेस नेता बीते कई महीनों से कोरोना काल में लगातार लोगों की सहायता कर रहे हैं। कुमाऊं मंडल ने भी आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संजय गौतम भी मौजूद रहे।
कोरोना काल में जहां मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं कुमाऊं के राजकीय चिकित्सालय जूनियर डॉक्टर्स द्वारा मरीज के तीमारदारों से बदसलूकी का मामला सामने आया है, जिसे लेकर सियासत गर्मा गई है। तो वहीं कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने मामले को धार देने के लिए एसडीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। बदसलूकी करने वाले डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रही हैं। लिए गए थे कि यहाँ एडमिट कर दें, तो वहाँ डॉक्टर पहले धक्का मुक्की करते हैं और गार्ड को फ़ोन करते हैं कि गेट बंद कर दो। तो हमने सोचा एक नॉर्मल लिया, गेट आगे पता नहीं क्यों बंद होगा, लेकिन गेट इसलिए बंद किया हमें वहाँ तक दौड़ाया जाए, फिर हमें मारा जाए। और मैं उमेश बधानी स्वयं ये कहना चाहता हूँ कि जो गेट पर मुझे मारा है उसकी फुटेज ली जाए और उसी फुटेज के आधार पर सारी चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। मैं फुटेज को ही मानूंगा, क्योंकि आरोप ज़बरदस्ती के लग रहे हैं हमारे ऊपर, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप फुटेज में हमें देख सकते हैं। वर्षों से दुर्व्यवहार की जो बातें हैं वो तो उजागर लोगों ने करी हैं, कई बारी कंप्लेन करी कि डॉक्टरों का व्यवहार ठीक नहीं रहता है वहाँ। हमने हमेशा कोशिश करी कि हम उनके कारण समझे वो किस दबाव में कार्य कर रहे हैं, कोविड में हो या अन्य हो, और हमने हमेशा डॉक्टरों का सम्मान करा है। लेकिन जिस प्रकार से निर्मम तरीके से आप देखिए किस प्रकार से मारा है दो बच्चों को, उसके दोनों हाथ तोड़ दिए और उसके बाद दूसरे की कैंची लग गई, सर पे 8 टाँके आए। तो ये कौन सी डॉक्टरी सीख रहे हैं, ये क्या कौन सी डॉक्टरी कर पाएंगे। उत्तरकाशी स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की जिला कार्यकारिणी का गठन हुआ और साथ ही कार्यकारिणी का विस्तार भी किया गया, जिसमें स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए वरिष्ठ पद राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुनील थपलियाल और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रामचंद्र उनियाल की अध्यक्षता में हुई। इस मौके पर नवनियुक्त प्रदेश सचिव शंकर दत्त के साथ वरिष्ठ पत्रकार तिलक चंद रमोला भी मौजूद रहे। काशीपुर में चेन स्नैचर्स के आतंक के कारण लोगों में डर का माहौल बना हुआ है, तो वहीं लोग अपने पर्स और मोबाइल को लेकर काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं। शहर में चेन स्नैचर 3 घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, जिसको देखते हुए पुलिस ने भी सख्त रुख अपना लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर चेन स्नैचर की जांच शुरू कर दी है, जिसमें पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जांच के आधार पर 3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है, तो वहीं आरोपियों के पास से लूटी हुई चेन, कई मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस ने अधिकारियों को संबंधित मामलों में सतर्क रहने के निर्देश भी दिए। पिछले 15 दिन में जो है काशीपुर कोतवाली क्षेत्र में 3 चेन स्नैचर की घटना कारित की गई थी, जिसमें कि अधिकारियों के द्वारा भी चिंता व्यक्त की गई थी। तो उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन में काम करते हुए कोतवाली पुलिस काशीपुर और जो हमारी एसओजी काशीपुर की टीम है, उनके द्वारा तक मेहनत और परिश्रम किया गया। तकरीबन 150 से 200 सीसीटीवी चेक किए गए और एसओजी के द्वारा जो है सर्विलांस की भी मदद ली गई। कल जो है हमारे द्वारा 3 अभियुक्तों को जो कि इन घटना में शामिल थे उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से जो घटना में तीनों चेन जो इनके द्वारा छीनी गई थी वो भी बरामद इनके पास से कर ली गई हैं और 2 मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की वो भी इनके द्वारा इनके पास से प्राप्त की गई हैं। इनको जो अरेस्ट कर लिया गया है और इनको आज जो है माननीय न्यायालय में पेश कर जेल भेजा जा रहा है। नैनीताल में सट्टा कारोबारियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। सट्टा चलने के कारण समाज का माहौल बिगड़ रहा है, तो वहीं पुलिस ने सट्टा कारोबारियों पर नकेल कसने की भी योजना बनाई है, जिसके तहत पुलिस ने आज कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार करके कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अवैध शराब के कारोबार पर लगाम कसने के लिए पुलिस का अभियान भी जारी है। कि कुछ लोग सट्टा जुआ का कारोबार कर रहे हैं, जिसमें हमारे द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को मौके से पर्ची, पैसे और जुए का सट्टा खाड़ी-बाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। और इस संबंध में कोतवाली रामनगर में 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है और चारों अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। भविष्य में भी यदि हमें अवैध सट्टा, जुआ और नशीले पदार्थों की बिक्री के संबंध में जानकारी मिलेगी, उस पर तत्काल सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। राज्य आंदोलनकारियों को राजकीय सेवाओं में 10%
क्षितिज आरक्षण को असंवैधानिक ठहराने के हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के विरोध में आंदोलनकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। उत्तराखंड संयुक्त आंदोलनकारी मंच के बैनर तले आंदोलनकारियों ने राजभवन कूच किया। दरअसल हल्द्वानी निवासी राज्य आंदोलनकारी कमलेश जोशी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके नौकरी की मांग की थी। 2 अगस्त 2011 को जस्टिस तरुण अग्रवाल की एकल पीठ ने शासनादेश को भी निरस्त कर दिया था। कोर्ट ने बिना नियमावली के आरक्षण को फैसले का आधार बनाया था और सरकार ने नियमावली बना दी थी। इस बीच कमलेश जोशी ने फिर से याचिका दायर की और जब एकल पीठ पर शासनादेश खारिज करने का संवैधानिक सवाल उठा तो एकल पीठ ने मामले पर खुद संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश को इससे जनहित याचिका के रूप में सुनवाई का पत्र भेज दिया। चलिए फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे उत्तराखंड की और खबर के साथ। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी NGO में दे देंगे। फंड्स किसी NGO को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बाद उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में है डिग्रीज और डिप्लोमाज जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य कायाकल्प और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तराखंड से बड़ी खबर, कांवड़ यात्रा से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। कांवड़ यात्रा पर प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया है। हरिद्वार आए कांवड़िए तो उन पर मुकदमा दर्ज होगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें, 22 जुलाई से उत्तराखंड जिले के बॉर्डर भी बंद कर दिए जाएंगे। 22 तारीख से उत्तराखंड बॉर्डर पर अधिकारी तैनात होंगे। महामारी को देखते हुए यात्रा रद्द कर दी गई है। ये बड़ी अपडेट आपको दे दें, कांवड़ यात्रा से जुड़ी सामने आ रही है कि कांवड़ यात्रा रद्द हो गई है और ऐसे में अगर कोई कांवड़िया हरिद्वार जाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। 22 जुलाई से उत्तराखंड के बॉर्डर्स को भी बंद कर दिया जाएगा और वहां पर अधिकारियों की तैनाती की जाएगी कि कोई भी कांवड़िया हरिद्वार ना जा पाए, ये अधिकारी सुनिश्चित करेंगे। तो उत्तराखंड से कांवड़ यात्रा से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। प्रशासन की तरफ से बड़ा फैसला यात्रा को लेकर लिया गया है। कांवड़िए अगर हरिद्वार जाएंगे तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। 22 जुलाई से उत्तराखंड जिले के बॉर्डर भी बंद रहेंगे और साथ ही साथ
22 जुलाई से बॉर्डर पर अधिकारियों की तैनाती की जाएगी जो सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी कांवड़िया हरिद्वार ना जा सके। यात्रा को रद्द करने के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई है कोरोना को देखते हुए, क्योंकि तीसरी लहर की यहाँ पर जो संभावना जताई गई है उसको ध्यान में रखते हुए और फिलहाल जो स्थिति है उसको देखते हुए कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया है और सख्त निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं कि कोई भी कांवड़िया हरिद्वार नहीं जाएगा। अगर कोई जाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और अधिकारियों की तैनाती की जाएगी जो ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी कांवड़िया बॉर्डर पार करके हरिद्वार ना जा सके। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हरिद्वार से संवाददाता राजकुमार पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, कांवड़ यात्रा को लेकर यहाँ पर जो बड़ी खबर आई है इसकी पूरी जानकारी विस्तार से चाहेंगे कि रद्द हो गई है यात्रा और अब ऐसे में यहाँ पर क्या कुछ आदेश दिए गए हैं। जी बिल्कुल, बात करेंगे कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा को उत्तराखंड सरकार ने इस साल भी रद्द कर दिया गया है। ये जो रद्द किया गया है तीसरी लहर को देखते हुए, कोरोना की जो तीसरी लहर है उसको देखते हुए यहाँ पर कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को चालू रखा जाएगा, लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि उत्तर प्रदेश और पंजाब और हरियाणा से आने वाले यात्रियों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन के लिए एक सिरदर्द बना रहेगा। जी, तो क्या यहाँ पर यूपी के जो कांवड़िए हैं वो जा पाएंगे या उनके लिए भी मनाही होगी? लेकिन पुलिस प्रशासन ने जगह जगह होर्डिंग लगाकर कांवड़ यात्रा स्थगित करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही आदेश किया है जो भी कांवड़ लेने हरिद्वार आएगा उसको आपदा तहत के तहत कार्रवाई की जाएगी। राजकुमार जी, आपने कहा कि यूपी में यात्रा चलती रहेगी, तो यूपी में कैसे चलेगी जब तक हरिद्वार नहीं पहुंचेंगे? क्या वहीं पर खत्म हो जाएगी अगर जाएंगे भी यूपी के युवा? जी बिल्कुल, बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन ने तैनाती कर दी गई है और पुलिस प्रशासन ने साफ तौर पर यह आदेश दिया है कि जो भी हरिद्वार की ओर या बॉर्डर पर जैसे ही पहुंचेंगे उनको वहीं से वापस भेज दिया जाएगा। अगर जो लोग अंदर भी आएंगे कांवड़ यात्रा में उनको वहां से अंदर आने नहीं दिया जाएगा, उनके खिलाफ आपदा एक्ट के तहत। ठीक है, तो किसी भी बाहरी राज्य के युवा को इजाजत नहीं होगी। यहाँ पर एक और सवाल पूछना चाहूंगी, क्या उत्तराखंड के लोग कांवड़ यात्रा पर जा पाएंगे या उनके लिए भी मनाही कर दी गई है? जी बिल्कुल, ये उत्तराखंड के लोगों के लिए भी मनाही है और आसपास के पड़ोसी राज्यों के लिए भी कांवड़ यात्रा मनाही है और बिल्कुल साफ तौर पर मुख्यमंत्री और हरिद्वार प्रशासन ने साफ तौर पर आदेश दे दिया है कि कांवड़ यात्रा इस बार नहीं होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार पाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांवड़ यात्रा इस बार भी रद्द कर दी गई है। कोई भी राज्य का युवा कांवड़ लेने नहीं जा पाएगा। केवल उत्तराखंड के ही नहीं बल्कि बाहरी राज्यों के लोगों के लिए भी इसे रद्द कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हर्षिल घाटी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले एकमात्र वैली ब्रिज पर खतरा मंडरा रहा है। पास ही मोटर पुल के पास यहाँ पर खुदाई हो रही है। इस वजह से वैली ब्रिज के एबेटमेंट में दरारें आ गई हैं। उसे लेकर प्रशासन ने पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। अगर इस पुल पर आवाजाही बाधित हुई तो हर्षिल समेत कई क्षेत्रों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट जाएगा। प्रशासन का कहना है कि लोनिव को सुरक्षा उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं और सुरक्षा उपाय पूरे होने तक नए पुल का काम रोक दिया गया है। तो हमारे यहाँ जितने लोग जो हमारे नौजवान साथी और ये यहाँ पे देख रहे थे, तो जब मैंने गाड़ी क्रॉस की तो यहाँ पे उतर के जब देखा तो यहाँ पे वास्तविक में जो है ये धंस रहा है पुल और इसकी दीवारें काफ़ी क्रैक हो चुकी है, जो कि मतलब आने वाले जो भी यहाँ पे वाहन आएंगे भारी वाहन उनको नुकसान हो सकता है कि कभी भी ये पुल गिर सकता है। ताकि शासन प्रशासन से यही अनुरोध करूँगा कि इसको जल्दी से जल्दी। जी, जब मैं अभी यहाँ हर्षिल में आया, ये जो है हर्षिल का जो है 8 गाँव को हर्षिल मुख्यालय से जोड़ने वाला पुल है, जहाँ पे जो है हमारे स्वास्थ्य सेवा, बैंक, पोस्ट ऑफिस और पटवारी चौकी, उद्यान विभाग का और जो हमारा केंद्र है वो यही है हर्षिल में। और यहाँ पर जो है ये पुल जो है बहुत क्षतिग्रस्त हो गया। इसके पूरे जो है इस ठुए पे जो है पूरा जो है ये आ गई यहाँ पे दरार। और अभी जो है देखा तो ये जो पुल के ये ठेकेदार हैं, इन्होंने शायद ये मुंशी होगा कोई, ये लेबरों को कह करके ये बताया कि यहाँ पे जो है वो एक टेक लगा रहे हैं। एक टेक लगाने से क्या होगा, वो तो नीचे से ही रिसाव हो रहा है, वो कटिंग हो रही है नीचे से जमीन की।
उत्तराखंड में मानसून का इंतजार कर रहे लोगों को अब गर्मी से राहत मिल गई है। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। धर्मनगरी, हरिद्वार और उधम सिंह नगर के जसपुर समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है, जिसके चलते किसानों के चेहरे खिल गए हैं और किसानों की माने तो इस बारिश से धान की फसल को काफी फायदा होने वाला है। IIT रुड़की में स्थित कृषि मौसम वेधशाला के अनुसार 18 जुलाई तक जिले में 80 mm बारिश होने की संभावना जताई गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हरिद्वार जसपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर झमाझम बारिश के बाद जो है मौसम सुहावना हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे उत्तराखंड के लोगों का इंतजार अब खत्म हो चुका है और लगातार बारिश वहां पर हो रही है, जिसके चलते गर्मी से तो राहत मिली है। तो वहीं किसान भी इस बारिश से काफी ज्यादा खुश हैं, उनकी फसल को यहाँ पर इससे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तीर्थ पुरोहितों ने नेताजी को ऐसे भगाया कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए 3 मंजिला भवन पर चढ़ना पड़ गया। पूरे मामला जो है ये सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है, इसकी वीडियो वायरल हो रही है। बता दें कि पिछले 32 दिनों से केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। बीते 2 सालों से कोरोना के कारण तीर्थ पुरोहित यात्रा न चलने से भी काफी ज्यादा आक्रोशित है। उन्होंने सरकार से देवस्थानम बोर्ड को भी भंग करने की मांग की थी। रुद्रप्रयाग जिले के उखी मठ में बीजेपी नेता को उस समय तीर्थ पुरोहितों का आक्रोश का सामना करना पड़ा जब वो देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग में प्रदर्शन कर रहे थे, तीर्थ पुरोहितों के समर्थन में पहुंचे थे। पिछले 2 वर्ष से हमारी चारधाम यात्रा कोविड के कारण हो नहीं पा रही है, जिससे चारधाम से जुड़े जितने भी हमारे व्यापारी लोग हैं, हमारा पंडा समाज है, सभी लोगों के घरों की स्थिति यह है कि चूल्हे जलने मुश्किल हो गए हैं। मेरा सरकार से आग्रह है, इस ओर हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि नीचे शहरों में तो होटल चल रहे हैं, लेकिन वो यात्री चारधाम यात्रा चालू ना होने के कारण ऊपर पहाड़ों में नहीं आ पा रहा है, जिससे पहाड़ों में रोजगार ठप पड़ा हुआ है। साथ ही आज ऊखी मठ में देवस्थानम बोर्ड के विरोध में हमारे पंडा समाज ने बहुत विशाल एक रैली निकाली थी। तो उस रैली में मुझे भी आज उनके रोष का सामना करना पड़ा। तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के हेतु आप लोगों को सोचना होगा। फिलहाल उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश के और खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।